फिर से मैंने चर्चा की, इसलिए की कि इससे संबंधित बाकी शब्द है। स्वदेशी, आजकल अब ये कोरोना की परिस्थिति में स्वदेशी का महत्व सबके ध्यान में आ गया। तो स्वदेशी में स्व क्या है? देशी तो नीति है, लेकिन उस नीति के मूल में जो स्व क्या है? वो स्व यही हिंदुत्व है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर और संपूर्ण विश्व को बंधुभाव और स्वीकार्यता की नजर से देखकर, एक कुटुंब के रूप में मानकर और सहिष्णुता की घोषणा की, संकुचित मतभेदों की मृत्यु घंटा, ऐसा अपने भाषण में कहा। वो जो विवेकानंद ने वर्णन किया है उनके उस 3 मिनट के भाषण में, वही यही हिंदुत्व है, वही हमारा स्व है। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर महाकवि, उन्होंने स्वदेशी समाज ऐसा एक लिखा है। उस स्वदेशी समाज में भारत के नवोत्थान की कल्पना उन्होंने जिस आधार पर की, उसको बिल्कुल साफ साफ हिंदू शब्द का उपयोग करते हुए उन्हें रखा है, वही है। योगी अरविंद ने उत्तर पारा में कहा था, वही यह हिंदू है। 1857 के बाद खूब विचार मंथन करके अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए, विकसित करने के लिए, आधुनिक रूप में सजाने के लिए जो आत्ममंथन चला, सक्रियता चली लोगों की, उनका चिंतन हुआ, उस सारे चिंतन का सार अपने संविधान के प्रस्तावना में है। वही हमारी आत्मा है, वही हिंदुत्व है। उसमें भी इसी की घोषणा होती है। उसके आधार पर देश के बौद्धिक विचार मंथन की दिशा होनी चाहिए। उसके द्वारा किए जाने वाले सारासार विवेक, कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक निकष उसके ही आधार पर निश्चित होने चाहिए। हमारे राष्ट्रीय मानस की आकांक्षा, अपेक्षा और दिशा उसी के प्रकाश में साकार होनी चाहिए। हमारे पुरुषार्थ के भौतिक जगत में किए जाने वाले उद्यम, उसके गंतव्य, हमको क्या चाहिए और उसके प्रत्यक्ष परिणाम उसी आत्मा के अनुरूप होने चाहिए। तब और तभी भारत को स्वदेशी युक्त स्वनिर्भर कहा जाएगा। उत्पादन का स्थान भारत में हो, ठीक है। उत्पादन में लगने वाले हाथ भारत के हो, यह भी ठीक है। उत्पादन के विनिमय से मिलने वाले आर्थिक लाभ भारत में ही रहने चाहिए। परंतु इससे केवल नहीं होता। उत्पादन करने के पीछे जो विचार है, ये सारा पुरुषार्थ करने के पीछे जो विचार है, वो स्व आधारित होना चाहिए। विनोबा जी ने इसीलिए कहा कि स्वदेशी यानी क्या? स्वावलंबन तो हम सब समझते हैं, उसका उन्होंने उपयोग किया, स्वदेशी यानी स्वावलंबन। लेकिन दूसरा शब्द उपयोग किया, अहिंसा। ये कहां से आ गया भाई? स्वदेशी में अहिंसा कहां से आ गई? क्योंकि वो भारत की सनातन आत्मा का जीवन का मूल्य है। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कहा कि स्वदेशी केवल सामान और सेवा तक सीमित नहीं है। उसका अर्थ राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता हम समझ सकते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता ये भी हम समझते हैं। लेकिन आगे उन्होंने बात कही, बराबरी के आधार पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की स्थिति। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लेन देन को उन्होंने ना नहीं कहा है। हम ऐसे बने इसलिए बराबरी से बात करके अपनी शर्तों के आधार पर हम कंपनियों को बुलाते हैं। हमारे लिए अपरिचित कोई टेक्निक है, वो लाने के लिए हम कुछ सहूलियत देते हैं, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन भारत की दूसरी विशेषता है, वो सहचिंतन में विशेष विश्वास करता है। तो ये निर्णय सारे सहमति बनकर होने चाहिए। स्व का अवलंबन तो अभिप्रेत है। हमारी दृष्टि के आधार पर हम अपने गंतव्य को और गंतव्य तक जाने के रास्ते को निर्देशित करते हैं। उसी दौड़ में शामिल होकर जिसमें दुनिया भाग रही है, उसमें हम जीत जाते हैं तो पराक्रम तो निश्चित है, लेकिन उसमें स्व नहीं है। यानी इतनी सारी चीनी मिलें अपनी चलती है, तो बहुत सारा अल्कोहल बना के हम शराब के नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गए, तो एक्सपोर्ट का लाभ तो हमको मिलेगा और नंबर 1 तो हम हो जाएंगे।
लेकिन शराब बनाना अपने मूल्य पद्धति में बैठता है क्या? शराबबंदी का कानून वापस लेने की कुछ बातें हो रही है ऐसा मैंने सुना, पता नहीं भारत का आदमी क्या विचार करेगा। शुक्राचार्य की कथा है, कृष्ण के वंश का विनाश उस व्यसन के कारण हुआ है, और वर्तमान में साक्षाय परिवार कैसे उद्ध्वस्त होते हैं। तो इसलिए आप कितना कमाते हो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्व में बात है, कैसा कमाते हो, आपका विचार क्या है, आपकी दिशा क्या है। कृषि नीति तो केवल अच्छी फायदेमंद कृषि इतने से काम नहीं चलता। हमारी जो कृषि की कल्पना है, हम सबसे पुराने कृषि करने वाले देश हैं, तो कृषि हमारा धर्म है। हमारा किसान स्वतंत्र रहता है अपने बीज बनाने के लिए, वो कृषि करता है, अपनी कृषि करता है। उसके मामले में वो आत्मनिर्भर रहता है, उसको किसी के पास जाना नहीं पड़ता, कर्जा नहीं लेना पड़ता। सोसाइटी के कर्जे में डूबकर आत्महत्या करने की बारी उसकी आती नहीं, क्योंकि अपना बीज वो घर में बना सकता है। खाद, कीटकनाशक, दवाइयां वगैरह सब उसके घर में वो बना सकता है, अपने को जितनी चाहिए, और आवश्यकता है तो दूसरों को दे भी सकता है। ऐसी नीति चाहिए। अपने माल का भंडारण वो कर सकता है, अपने माल का संस्करण, वैल्यू एडिशन वगैरह वो कर सकता है। ऐसी व्यवस्था करने वाली नीति स्वदेशी होगी। हमारी इतनी पुरानी कृषि है तो उसमें काल सुसंगत अनुभव सिद्ध ज्ञान हमारे पास है। 8,000 केवल चावल की प्रजातियां अपने पास थी, बहुत से चोर के ले गए, चुरा के पश्चिम के लोग, अभी शायद 3,500-4 हजार बची है। लेकिन ये प्रजातियां हमारे किसान ने कहाँ तैयार की? हमारे पास प्रयोगशाला और शास्त्रज्ञ नहीं थे, हमारा किसान ही शास्त्रज्ञ था, उसका खेत ही प्रयोगशाला थी, इतना उसको प्रबुद्ध बनाया था हमने। उस ज्ञान के आधार पर हमारे पास जो पुराना है, जो आज उपयोगी है, जैविक खेती, ये हमारी परंपरा है, उसकी आज सारी दुनिया को आस है। हमारे किसान को फिर से हमने बुला दिया, उसको स्वतंत्रता के बाद योजना पूर्वक हमको फिर से सिखाना चाहिए। आधुनिक ज्ञान विज्ञान की अच्छी तकनीकी जो काल सुसंगत है, हमारे देश काल परिस्थिति में जो उपयोगी है, विश्व के लिए भी और हमारे लिए भी, ऐसी तकनीकी भी उनको सिखानी चाहिए। कारपोरेट जगत बहुत चंगुल चलता है, उसके लिए वैज्ञानिक प्रयोग भी करवाता है और उसके निरीक्षण को अपने पक्ष में प्रस्तुत करता है। वास्तव में वैसा नहीं होता। इन सारे चंगुलों के, मध्यस्थों के, दलालों के चंगुल से बचकर वो अपनी खेती कर सके, अपना उत्पादन कर सके और अपने उत्पादन को ठीक से बेच सके जहां अच्छा भाव मिलता है वहां। ऐसी जब नीति होती है तो वो स्वदेशी कृषि नीति है। आज एकदम आज की परिस्थिति में लागू हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन कल लागू कर सके इस तरफ ले जाने वाली नीति, वो स्वदेशी कृषि नीति कहलाएगी। ऐसी नीति होनी चाहिए। और हम देखते हैं आजकल कि अर्थ, कृषि, श्रम, उद्योग तथा शिक्षा नीति में स्व को लाने की इच्छा रखकर कुछ आशा जगाने वाले कदम अवश्य उठाए गए हैं। व्यापक संवाद के आधार पर एक नई शिक्षा नीति घोषित हुई, संपूर्ण शिक्षा जगत ने उसका स्वागत किया, हम भी उसका स्वागत करते हैं। वोकल फॉर लोकल की घोषणा है, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि स्वदेशी की संभावना से भरा हुआ एक अत्यंत अर्थपूर्ण उत्तम प्रारंभ है। लेकिन इसका क्रियान्वयन पूरा करना पड़ेगा और तब तक बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। करने वाले सब लोग अगर स्वदेशी से सुपरिचित है तो वो ठीक हो सकेगा। इसलिए स्व का या आत्म तत्व का विचार हमको इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में सबको आत्मसात करना पड़ेगा, तब ये बातें आगे ठीक चलेगी। हमारे भारतीय विचार में जैसा मैंने कहा, सहमति को महत्व है, संघर्ष से प्रगति हम नहीं मानते।
हाँ, संघर्ष का स्थान है, अन्याय निवारण का अंतिम उपाय हमने संघर्ष को माना है, वो तब मान्यता देते हैं। लेकिन विकास और प्रगति हमारे यहां समन्वय के आधार पर सोची गई है। इसलिए हमारे यहां किसान स्वतंत्र है, अपनी खेती खुद करता है, उसको की स्थिति ऐसी है कि उसको किसी की जरूरत नहीं। लेकिन वो जो खेती करता है वो दुनिया को खिलाने के लिए करता है, अपने लाभ के लिए नहीं करता। खेती करता है तो एक जमाना ऐसा था, खेती सबसे अच्छी, लेकिन सबसे अच्छी खेती जब थी तब किसान वो सबसे अच्छी है, अधिक फायदा देने वाली इसलिए नहीं करता था, वो सबको खिलाने के लिए। खेती करना हमारा धर्म है इसलिए करता था, समाज की धारणा करने के लिए करता था, क्योंकि ये मन की आत्मीयता, सबके प्रति आत्मीयता की भावना के आधार पर एक ही राष्ट्र पुरुष के अंग के रूप में परस्पर निर्भरता से चलने वाली व्यवस्था बनाकर वो चलता था। सभी का लाभ, सभी का सुख ये साधता था। ये जो आत्मीयता और विश्वास की भावना है वो नीति बनाते समय जैसे शिक्षा नीति में हुआ, सभी संबंधित पक्षों और व्यक्तियों से व्यापक विचार विनिमय होकर परस्पर सकारात्मक मंथन, उससे सहमति बनती है, उससे निकलती है। सबके साथ संवाद, उसमें से सहमत, उसका परिणाम सहयोग। इस प्रक्रिया के कारण विश्वास, अपने आत्मीय जनों में, समाज में यश श्रेय आदि प्राप्त करने की यही प्रक्रिया बताई है ना। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सह चित्तमेशाम समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समाने न वो हविषा जुहोमी। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज के राजनीतिक नेतृत्व के से हम इन अपेक्षाओं को कर सकते हैं। समाज और शासन के बीच एक और स्तर है प्रशासन का, वो पर्याप्त संवेदनशील और पारदर्शी होना चाहिए, तब यह कार्य अधिक अच्छी तरह संपन्न होगा। क्योंकि सहमति के आधार पर किए गए निर्णय बिना परिवर्तन के तत्परतापूर्वक जब लागू होते हैं तब वह समन्वय और सहमति का वातावरण और मजबूत होता है। घोषित नीतियों का क्रियान्वयन आखिरी स्तर तक हो रहा है कि नहीं, कैसे हो रहा है, ये देखने की आवश्यकता हमेशा रहती है। उसके बारे में सजगता और नियंत्रण सदा आवश्यक रहता है। नीति निर्माण के साथ साथ उसके क्रियान्वयन में भी तत्परता व पारदर्शिता रहने से नीति में अपेक्षित परिवर्तन के लाभों को पूर्ण मात्रा में पा सकते हैं। सभी विचारवान लोगों का ध्यान अपने देश की आर्थिक दृष्टि में कृषि उत्पादन को विकेंद्रित करने वाले छोटे और मध्यम उद्योग, रोजगार सृजन, स्वरोजगार, पर्यावरण मित्रता तथा उत्पादन के सभी क्षेत्रों में शीघ्र स्वनिर्भर होने की आवश्यकता की तरफ आकर्षित हुआ है। इन क्षेत्रों में कार्यरत हमारे छोटे बड़े उद्यमी, किसान आदि सभी इस दिशा में आगे बढ़कर देश के लिए सफलता पाने के लिए उत्सुक है। उनकी इच्छा है हम कुछ अच्छा करें जिससे देश बड़ा हो। लेकिन बड़े देशों की प्रचंड आर्थिक ताकत के आगे वो थोड़े दुर्बल है। उस स्पर्धा में शासन को उनको सुरक्षा कवच देना पड़ेगा। कोरोना की परिस्थिति के चलते 6 महीनों के अंतराल के बाद फिर खड़ा होने के लिए सहायता देने के साथ ही वह पहुंच रही है, यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। हमारे स्व की दृष्टि के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, ये सारी बातें करेंगे, तो ये सारे हमारे जो स्वप्न है परम वैभव संपन्न विश्वगुरु भारत के, वो सत्य में उतरेंगे, अवश्य उतरेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो उनमें फिर अधूरापन रहेगा। लेकिन अब ये शासन नीति वगैरह इसकी चर्चा ठीक है, परंतु मुख्य दायित्व, मूलभूत दायित्व, गुरुतर दायित्व समाज का होता है। ये जो स्व का महत्व हमारे ध्यान में आया है, राष्ट्रीयता का, सांस्कृतिक मूल्यों की महत्ता का, पर्यावरण का विचार, उसके प्रति कृति की तत्परता, ये ढीली नहीं पड़नी चाहिए। कोरोना चला जाएगा हम भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तब संभव होगा जब संपूर्ण समाज निरंतर अभ्यास इसका करेगा और ये अपने स्वभाव में लाएगा। उसके लिए क्या करना, इसका विचार करना चाहिए।
अभी गीत में आपने सुना, छोटी छोटी कृतियों से बड़ी बातें। हम अपने छोटे छोटे आचरण की बातों में परिवर्तन लाने का क्रम बनाते हैं। नित्य इन सब विषयों के प्रबोधन के उपक्रम चलाकर हम अपने आदत के इस परिवर्तन को कायम रखकर आगे बढ़ा सकते हैं।